आप बोले स्टार्ट कर देती। ठीक है दीदी। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। स्वीकृत किया आमंत्रण, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। अहमदनगर जिला माहेश्वरी महिला संगठन आयोजित स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समरसता समिति अंतर्गत प्राणायाम के वैज्ञानिक महत्व इस वेबिनार में हमारे प्रमुख अतिथि स्वास्थ्य समिति के महाराष्ट्र प्रदेश संयोजिका आदरणीय डॉक्टर इंदिरा जी मुंदड़ा एवं आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर ललित बिहारी जी जोशी, हमारी जिलाध्यक्षा वासंती जी भट्टर तथा महाराष्ट्र प्रदेश सह संयोजिका अहमदनगर जिला और सभी पदाधिकारीगण और जूम के माध्यम से जुड़ी सभी बहनों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। दीप प्रज्वलन तथा महेश वंदना को प्रस्तुत करेंगी हमारी रक्षा जी बू। रक्षा। महेश स्मरण करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी जिलाध्यक्षा वासंती जी भट्टर। वासंती भाभी। जय उमा महेश। आदरणीय अतिथि देवो भव, कैसी है भारत की धारा। एक मिनट वासंती भाभी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। हाँ बहुत स्लो है। अब आ रही है आवाज? हाँ। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। अतिथि देवो भव, कैसी है भारत की धारा। अतिथि देवो भव, कैसी है भारत की धारा। स्वागत करते हैं आपका, स्वागत करके आपका मन हुआ हर्षित हमारा, मन हुआ हर्षित हमारा। आज हमारे इस वेबिनार में पधारे हुए आदरणीय श्रीमान जी ललित तथा आदरणीय इंदिरा दीदी तथा इस वेबिनार में उपस्थित सभी बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ, उनका नमन वंदन अभिवादन करती हूँ। आदरणीय ललित जी द्वारा इस वेबिनार में हमें प्राणायाम का वैज्ञानिक महत्व इस विषय पर बहुत ही बढ़िया मार्गदर्शन प्राप्त होगा और इसे हम सुनकर हमारे जीवन में उतारेंगे और इसका हम सुंदर सा अनुभव लेंगे और अपने जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। इसी भावना से हम कार्यक्रम में पुनः सबका हार्दिक स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। धन्यवाद भाभी। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के प्रमुख अतिथि डॉक्टर इंदिरा जी मुंदड़ा,
वो आए और अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। इंदिरा दीदी। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ दीदी। आवाज अच्छी आ रही है ना? हाँ हाँ दीदी, 1 मिनट ना दीदी। रक्षा, हाँ बाकी सबको ये कर दे तो वो बीच में आवाज आ रही थोड़ी। बाकी ऑलमोस्ट म्यूट ही है भाभी। ओके, हाँ बोलिए दीदी। हाँ, जय श्री कृष्ण। अहमदनगर जिला महेश्वरी महिला संगठन द्वारा आयोजित स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समरसता समिति अंतर्गत पधारी मेरी सभी ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ बहनों का मैं डॉक्टर इंदिरा मुंदड़ा हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। जिला अध्यक्ष सौ बासंती जी भट्टड़, जिला सचिव सौ अनुराधा जी राठी, स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समरसता समिति की मेरी सह संयोजिका बहन डॉक्टर अर्चना जी सोमानी, सौ राखी जी बिहानी, आज के हमारे सम्माननीय अतिथि डॉक्टर ललित बिहारी जी जोशी, जो कि नेचुरोपैथी एंड योगा फिजिशियन संगमनेर से पधारे हैं, जो हमें आज प्राणायाम का साइंटिफिक इम्पोर्टेंस के बारे में मार्गदर्शन करने वाले हैं, का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जमाना हॉलिस्टिक अप्रोच का है और यही बात को ध्यान में रखते हुए अहमदनगर की हमारी बहनों ने इतने सुंदर स्पीकर को अरेंज किया है। आप सभी बहनों का पुनः मैं बधाई देती हूँ और आज के इस वेबिनार के लिए मैं अपनी शुभेच्छाएं प्रदर्शित करती हूँ। प्यारी बहनों, सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य संबंधी यह मार्गदर्शन न केवल कोरोना काल में मगर जीवन में हर स्थिति और हर काल में उपयोगी है। आप सभी जानती हैं कि नारी परिवार, समाज और राष्ट्र की केंद्र बिंदु है। आज वह हर घर के अंदर और बाहर दोनों जगह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसलिए आज की महिला का जीवन चुनौतियों और संघर्ष से परिपूर्ण है। हम देखते हैं कि सफलता उसे ही मिलती है जो संपूर्ण रूप से स्वस्थ है और अपना कार्य करने के लिए सक्षम है। कहा गया है ना कि पहला सुख निरोगी काया। आपको सबको सुनाई दे रहा है ना मेरा क्लियर? हाँ। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या है? सुख, शांति, समाधान और आनंद की प्राप्ति। हम पैसा, सुविधा और समृद्धि का सारा सामान तो जुटा रहे हैं, किंतु फिर भी तनाव, चिंता, भय और अनिश्चितता से घिरे हैं। अभी मुझे एक पुराना गीत याद आ रहा है कि घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, घर से चले थे हम तो खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए, कुछ दिल से दिल की बात कही और रो लिए। तो हम कहाँ गलत? हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? आ रही है आवाज अभी। हाँ, एक मिनट, सॉरी, हाँ थोड़ा फोन आ गया था, डिस्टर्ब किया आपको, सॉरी। हम लोग पहले समझे कि स्वास्थ्य का मीनिंग क्या है। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल वेलबींग। और WHO ने भी इसको एक्सेप्ट किया है कि हेल्थ क्या है। स्वास्थ्य की इस हमारी वैदिक परिभाषा को WHO ने भी स्वीकार किया है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य समाहित है। बहनों, आने हमारे दैनंदिन जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए हमको 6 प्रमुख आधार, जैसा कि मेरा चिंतन और समझ से है, वो मैं आपसे शेयर करूंगी। और ये 6 प्रमुख बिंदु क्या है वो आपको मैं सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहला है उसमें आहार, दूसरा है विहार, तीसरा है आचार, चौथा है विचार, पांचवा है उच्चार,
और छठा है व्यवहार। पहला बिंदु जो है वो आहार है। कहा गया है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा पियो पानी वैसा बने वाणी। हित भूख, मित भूख और ऋतु भूख, ये आयुर्वेदिक सिद्धांत के आधार पर शुद्ध, सात्विक, सुपाच्य, पौष्टिक और संतुलित आहार कैसा हो यह हम सभी लोग जानते हैं। दूसरा बिंदु है विहार। विहार यानी प्रातः उठने से रात में शयन पर्यंत जो हमारी दिनचर्या है उसे हम विहार करते हैं। विहार का मूल मंत्र है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अर्थात जो व्यक्ति प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने टाइम टेबल निर्धारित करता है और दिन भर की एक्टिविटीज को अपना अरेंज करता है, आयोजित करता है, वो रात्रि में आराम से सोता है। विहार से संबंधित में केवल दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगी और वह है व्यायाम, एक्सरसाइज एंड एरोबिक। कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। घर, बगीचा या जिम में कहीं भी नित्य नियम से शारीरिक व्यायाम करना अनिवार्य है। दिन भर में हम घर में और ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन वह व्यायाम की श्रेणी में नहीं आता है। योग और प्राणायाम जो कि आज आप लोगों ने अरेंज किया है, अष्टांग योग साधना के बारे में आज हर बहन जानती है। मैं योग ऋषि बाबा रामदेव जी को भी नमन करती हूँ कि उनके कारण आज योग संसार के घर घर में पहुंच गया है। महर्षि पतंजलि ने लिखा है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त के नकारात्मक वृत्तियों का, यानी कि नकारात्मक वृत्ति यानी काम, क्रोध, मोह, अहंकार आदि का नियंत्रण भी योग द्वारा होता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, निष्ठा, लगन और कुशलता से किया गया हर कार्य योग बन जाता है। फिर चाहे वो झाड़ू लगाना हो, रसोई बनाना हो या फिर जूम मीटिंग का आयोजन करना हो। कृष्ण फिर कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, यानी बुद्धि में समता बनी रहे। सरल शब्दों में कहती हूँ कि जीवन के हर द्वंद्व में सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, मन में समता, संयम और संतुलित बनाए रखना है। ये भी एक प्रकार का योग ही है। और बहनों, इन सब प्रकार के योगों का अंतिम चरण योग है, वह है प्राणी का ईश्वर से मिलन, यानी योग अर्थात आत्म साक्षात्कार। अब हमारा आहार और विहार के बारे में तो हमने देखा है। आचार यानी तीसरा बिंदु जो मैं बताऊंगी, अर्थात आचरण, यानी कि हम कहीं सुनी अच्छी बातों का आचरण में हमें उतारे। अष्टांग योग के यम नियम के बारे में तो हम सबको पता है, पर हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे बच्चे अनुकरण प्रिय हैं। हमारे बच्चे हमारे आचरण का अनुकरण करते हैं और we can tell them but never teach unless we practice what we preach। तो जो हम जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे वो घर में देखते हैं और उसी को देख करके वो उनका आचार होता है। चौथा बिंदु है विचार। पशु और मनुष्य के प्रमुख अंतर विचार शक्ति, विचार करते हैं। मतलब पशु और मनुष्य में अंतर क्या है? विचार में। जो विचार मनुष्य के अंदर होता है वो पशु में नहीं होता है। हम जैसा सोचते हैं जीवन में वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक विचारों का महत्व है। विचार से कार्य उत्पन्न होता है। लगातार कर्म करते रहने से हमारी आदत वैसी बन जाती है और आदतों से व्यक्तित्व बनता है और व्यक्तित्व से चरित्र बनता है। हमने कहा है कि आरोग्यम धन संपदा, हमने कहा है आरोग्यम मन संपदा। मैं इसमें ऐड करूंगी कि आरोग्यम चरित्र संपदा। कहते हैं ना कि इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, बट इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमें विचार भी चिंतन करना चाहिए। पांचवा मेरा बिंदु है उच्चार का, अर्थात हम मुंह से जो उच्चारण करते हैं, बोलते हैं, हमारी भाषा और वाणी से हमारी शिक्षा, ज्ञान, कुल, परंपरा और संस्कृति का दर्शन होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अर्थात सत्य बोलो और प्रिय बोलो। जो सत्य अप्रिय और कटु है वो मत बोलो। एक अंधे व्यक्ति को अगर हम अंधा भी कह सकते हैं और सूरदास जी भी कह सकते हैं। चॉइस तो आपका अपना है। तलवार का घाव भर जाता है पर वाणी का नहीं भरता।
कबीरदास जी ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। अब अंतिम बिंदु जो हमारा है परिचर्चा का वो है व्यवहार। बस यही सारे जीवन दर्शन का सार है, यही एसेंस है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। हम सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, हुए भी यदि हमारा व्यवहार सही नहीं है तो जीवन असफल हो जाता है। हमारे ज्ञान, विवेक, धर्म और शास्त्रों का निचोड़ है सद्व्यवहार, सदाचार, और यह अध्यात्म का प्रैक्टिकल स्वरूप है। और गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि आत्मवत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों को अपने समान जानो, सभी से आप ऐसा व्यवहार करो जो आप उनसे अपने लिए चाहते हो। ईश्वर के विधान में भी लिखा है कि सभी बराबर है। अंग्रेजी में कहते हैं कि एज यू सो यू रीप। हिंदी का दोहा है, करना नहीं था कर लिया, करके क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से आए। बहनों, आपने इतनी सहनशीलता, शांति और प्रेम से मुझे सुना, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार करती हूँ। अंत में कोरोना का जो ये काल चल रहा है उसके संदर्भ में मैं इतना ही कहूंगी कि माना कि कोरोना सता रहा है, माना कि कोरोना सता रहा है, पर कैसे हमें जीवन जीना है वह भी बता रहा है। इंसान कुदरत के ऊपर नहीं है, यह पाठ भी वो पढ़ा रहा है। इंसान कुदरत के ऊपर नहीं है। और किसी शायर की इन पंक्तियों के अपनी वाणी को मैं विराम करूंगी। लम्हों की एक किताब है जिंदगी, लम्हों की एक किताब है जिंदगी, सांसों का एक हिसाब है जिंदगी, कुछ जरूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी, बस इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी। तो बहनों, आप सब लोगों ने सुना मुझे, मैं आपको दिल से बहुत बहुत आभार मानती हूँ। और हम अब डॉक्टर साहब को सुनेंगे और ललित बिहारी जी जोशी जी का हम मार्गदर्शन सभी ध्यान से सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, जय उमा महेश। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन आपसे भी प्राप्त हुआ है हमें, बहुत ही बढ़िया। Now continue solving exercise 1.7. I will be checking within 15 minutes. Start solving 1.7 exercise. Okay. Anuradha, mute है इसको. And if any problem, ask me. I am there. रक्षा, अनुराधा को हाँ किया ना मैंने भाभी। हाँ हो गया। धन्यवाद दीदी, आपने बहुत सुंदर स्वास्थ्य की परिभाषा बताई। मैं आमंत्रित करती हूँ स्वास्थ्य समिति की डॉक्टर अर्चना जी सोमानी, वो आए और ललित जी का परिचय करवाए। अर्चना जी। आयुषा सोमानी के नाम से। कृष्ण, हाँ आवाज आ रही है? हाँ बोलिए दीदी। आज के अपने मेहमान श्रीयुत डॉक्टर ललित जी जोशी, अध्यक्षा इंदिरा सभी अधिकारी और सुनने वाली मेरी सारी प्यारी बहनों, सभी को जय श्री कृष्ण। आवाज आ रही है? हाँ दीदी। आवाज आ रही है क्या? हाँ हेलो, हाँ आ रही है। आ रही है? हाँ आ रही, बोलिए आप। ओके, मैं डॉक्टर अर्चना सोमानी, श्रीरामपुर स्वास्थ्य एवं पारिवारिक समरसता समिति की सह संयोजिका, आज अपने विशेष मेहमान श्रीयुत डॉक्टर ललित जी बिहारी जोशी, इनका परिचय देने जा रही हूँ। तो प्राणायाम का अर्थ क्या है? सिर्फ सांस लेना और छोड़ना नहीं, बल्कि वायु के साथ प्राण शक्ति मतलब जीवन शक्ति को भी ग्रहण करना है। योगा, प्राणायाम यह सिर्फ एक कसरत नहीं है, तो मानव ऊर्जा प्रणाली को बेहतर करने की
यह एक कोशिश है। प्राणायाम से प्राण तो बलवान होता ही है, पर मन भी बलिष्ठ होता है। एक कवि ने अपने कुछ लाइंस में बताया है कि हर रोज हमको करना है योग, दूर भगाए जीवन में रोग। हर रोज हमको करना है योग, दूर भगाए जीवन में सब रोग। बच्चे बूढ़े और जवान आओ मिलकर करे प्राणायाम। तो इस प्राणायाम का महत्व बताने जा रहे हैं आज के विशेष अतिथि श्री ललित जी सर। आप नेचुरोपैथी और योगा फिजिशियन हैं। एसडीएम कॉलेज ऑफ न्यूरोपैथी और योगिक साइंस बेंगलोर कर्नाटका से आपका शिक्षण हुआ है। 7 वर्ष से श्री माधवलाल जी मालपाणी व निसर्ग उपचार केंद्र संगमनेर में आप कार्यरत है। तो मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर जोशी जी सर को कि वह अपने बहुमूल्य वचन हमें बताएं। धन्यवाद। नमस्कार। अहमदनगर माहेश्वरी संगठन में उपस्थित सभी अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर ललित बिहारी जोशी। आज मुझे आपके समक्ष प्राणायाम व प्राणायाम के वैज्ञानिक महत्व इस विषय पर शब्द प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस हेतु सभी को मेरा सादर धन्यवाद। प्राणायाम शब्द का जब संधि विच्छेद किया जाता है तो प्राण प्लस यम इस प्रकार से 2 शब्द हमें प्राप्त होते हैं। प्राण अर्थात प्राण वायु और यम अर्थात नियंत्रण। जब प्राणायाम शब्द का अर्थ देखा जाए तो प्राण वायु पर नियंत्रण, श्वास लेना और श्वास छोड़ना केवल और केवल ब्रीथिंग एक्सरसाइज कहलाती है, अर्थात श्वास के व्यायाम, परंतु प्राणायाम नहीं कहलाता है। प्राण पर नियंत्रण, श्वास पर नियंत्रण प्राणायाम कहलाता है। अब इसके ऊपर काफी परिभाषाएं हैं। सर्वप्रथम हठ योगा प्रदीपिका, ये योग विज्ञान की एक प्राचीन पुस्तक है, हठ योगा प्रदीपिका। इसके अंतर्गत कहा गया है, चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, योगी स्थानो त्वं माप्नोति ततो वायु निरोधयेत्। चले वाते चले चित्तम अर्थात आपकी जब तक श्वास चलती रहेगी तब तक आपका मन चलता रहेगा, और जब तक आपका मन चलता रहेगा आपके सभी प्रकार की इंद्रियां और सभी प्रकार के कार्य चलते रहेंगे। और सभी शरीर के तत्वों को चल वाली स्थिति में रखना है तो आपको आपकी श्वास को चल वाली स्थिति में रखना जरूरी होता है। और श्वास को चल अर्थात श्वास के मूवमेंट रखने के लिए आपको प्राणायाम करना जरूरी है। उसके पश्चात समय बढ़ा और ग्रहण संहिता। ग्रहण संहिता के अंतर्गत प्राणायाम की परिभाषा कुछ इस प्रकार, यावद वायु स्थितो देहे तावद जीवन मुच्यते। जब तक शरीर में श्वास है तब तक शरीर में जीवन है। मरणम तस्य निष्क्रांति ततो वायु निरोधयेत्। जैसे ही शरीर में श्वास की गति बंद हुई आपका शरीर जीवित नहीं, आपका शरीर मृत शरीर कहलाएगा। अर्थात शरीर के अंदर शरीर जीवित है, इसकी सबसे बड़ी पहचान आपकी श्वास होती है। आपका श्वास पर नियंत्रण, आपकी श्वास चालू है तो आपका शरीर जीवित है। उसके बाद भगवत गीता आई। भगवत गीता में प्राणायाम की परिभाषा बताई गई, अपाने जुहति प्राणम प्राणे अपान तथा परि, प्राणा अपान गति रुदत्वा प्राणायाम परायण। अर्थात श्वास अंदर लेना और श्वास बाहर छोड़ना, इन दोनों के बीच में जो समय होता है उसे प्राणायाम कहते हैं। श्वास लेना और श्वास छोड़ना नहीं, श्वास अंदर लेने के बाद वह श्वास छोड़ने से पूर्व जो श्वास आपने अंदर रोक कर रखी है उसे प्राणायाम कहते हैं। अर्थात श्वास लेने के पश्चात आप कितनी देर तक अपनी श्वास को रोक कर रख सकते हो, प्रणधन यम, उसे प्राणायाम कहते हैं। यह प्राणायाम की मूल परिभाषा है। अब प्राणायाम करने के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार की आवश्यकता होती है। पहली विश्वास,
आप प्राणायाम करने जा रहे हैं और हम प्राणायाम से अपने स्वास्थ्य को पूरी तरह से स्वस्थ रखेंगे, ये विश्वास होना। विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक धागे का फर्क होता है। वो धागा हमें देखना चाहिए और हमें अपना विश्वास रखना चाहिए कि वास्तव में मैं जो प्राणायाम करने जा रहा हूँ वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से ये प्रूव्ड है और अब मैं इसे अपने जीवन में उतारूंगा। कितना उतारूंगा, किस क्रिया से उतारूंगा, किस माध्यम से उतारूंगा, हर चीज पर विश्वास होना चाहिए। दूसरी चीज होती है सत्य भावना। हम हमेशा कहते हैं मैं प्रतिदिन 1 घंटा प्राणायाम करता हूं या मैं करती हूं, पर एक्चुअली हम वास्तव में करते हैं तो ही हमें बोलना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो हमें नहीं बोलना चाहिए। तो हमें सत्य भावना होना बहुत जरूरी है। और तीसरी चीज आती है दृढ़ता। अगर जब आप प्राणायाम करते हो तो आपका दृढ़ संकल्प प्राणायाम हेतु होना चाहिए। प्राणायाम के दौरान किसी प्रकार की कोई होड़ाहोड़ नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार से आपका ध्यान इधर अथवा उधर विचलन नहीं होना चाहिए। अपना दृढ़ संकल्प प्राणायाम के ऊपर ही होना चाहिए। ये 3 आवश्यकता प्राणायाम अभ्यास से पूर्व लगती है। अब प्राणायाम शुरू करने से पूर्व डाइट, आहार, प्राणायाम व आहार का क्या कनेक्शन है, उस हेतु एक छोटा सा अपरे नियत आहारा प्राणान पाणेषु जुहति, अर्थात जब आप प्राणायाम का अभ्यास करते हो तो उससे कम 4 से 5 घंटा पहले आपको कुछ भी नहीं अन्न ग्रहण करना है। आप जूस ले सकते हो अथवा पानी पी सकते हो। और प्राणायाम अभ्यास पूर्ण होने के बाद कम से कम आधे घंटे 1 घंटे तक कुछ भी ना लें। आधे घंटे के पश्चात जल अथवा कोई जूस ले सकते हैं और 1 से 2 घंटे पश्चात अगर आप भोजन या हल्का सा अल्पाहार लेना चाहे तो ले सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य प्राणायाम से 3 से 4 घंटा पूर्व किसी प्रकार का कोई भी अन्न ग्रहण ना करें, वह प्राणायाम से 1 से 2 घंटा पश्चात किसी भी प्रकार का कोई भी अन्न ग्रहण ना करें। जल स्वीकार्य है। अब हम प्राणायाम क्रिया की ओर बढ़ेंगे। प्राणायाम श्वास पर नियंत्रण और केवल श्वास लेना और श्वास छोड़ना ब्रीथिंग कहलाता है। तो ब्रीथिंग अलग चीज है और प्राणायाम अलग चीज है। प्राणायाम क्रिया के 3 भाग होते हैं मुख्य। प्राणायाम, पहला हीटिंग प्राणायाम, कूलिंग प्राणायाम तथा तीसरा बैलेंसिंग प्राणायाम। ये 3 प्रकार के मुख्य प्राणायाम होते हैं। हमारे शरीर में 2 प्रकार के मस्तिष्क होते हैं, राइट ब्रेन व लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन सभी प्रकार के इमोशन व थॉट्स पर नियंत्रण करता है। इमोशन अर्थात भावनाएं और थॉट्स अर्थात चलने वाले विचार, दैनिक जीवन में जो विचार चलते हैं वो विचार। और जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो लेफ्ट ब्रेन हमारे पूरे शरीर को नियंत्रण करता है। शरीर में सभी ज्ञानेंद्रियां, सभी कर्मेंद्रियां तथा होने वाली नित्य एक्टिविटीज, नित्य क्रियाओं को नियंत्रण करता है। इस प्रकार से राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन 2 ब्रेन होते हैं। राइट ब्रेन का नियंत्रण लेफ्ट नाक से होता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और लेफ्ट ब्रेन का नियंत्रण राइट नाक से होता है अर्थात राइट नॉस्ट्रिल। मेरे कहने का तात्पर्य राइट नॉस्ट्रिल कंट्रोल योर लेफ्ट ब्रेन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल कंट्रोल योर राइट ब्रेन। अब प्राणायाम 3 प्रकार के होते हैं, हीटिंग प्राणायाम, कूलिंग प्राणायाम व बैलेंसिंग प्राणायाम। हीटिंग प्राणायाम वो प्राणायाम होते हैं जो हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों ब्रेन की कार्य करने की क्षमताओं को उत्तेजित करते हैं। उन दोनों ब्रेन के कार्यों को इतना उत्तेजना भर देते हैं कि हमारा पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है। हीटिंग प्राणायाम के अंतर्गत सर्वप्रथम पहला प्रकार आता है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम फोर्सफुल इनहेलेशन, गति से श्वास अंदर, व फोर्सफुल एक्सहेलेशन, गति से श्वास बाहर, जिसे हम हाथों के साथ करते हैं। फोर्सफुल श्वास अंदर लेना और गति से श्वास बाहर छोड़ना, यह हीटिंग प्राणायाम का पहला प्रकार है। इस प्राणायाम से, अब मैं इसके साइंटिफिक इफेक्ट बताऊंगा। इस प्राणायाम से हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों के कार्य करने की क्षमताएं बढ़ती है और दोनों ही ब्रेन उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे हमारा तान तनाव पूरा खत्म हो जाता है। किसी भी प्रकार का कोई साइकोलॉजिकल इश्यू होता है, जैसे कि डिप्रेशन हो गया, ओसीडी हो गया, या कोई भी मानसिक त्रकार हो, वह त्रकार मिट जाता है और ब्रेन के कार्य करने की क्षमताएं बढ़ती है। जिनका वजन ज्यादा होता है, ओबेसिटी, भस्त्रिका प्राणायाम से उनमें मेटाबॉलिज्म इतना बढ़ता है कि नियमित अभ्यास से उनका वजन अपने आप कम होने लग जाता है। जिन्हें डायबिटीज है, हेवी शुगर है, भस्त्रिका प्राणायाम करने से उनका ब्लड सर्कुलेशन इतना बढ़ता है कि धीरे धीरे ऑटोमेटिकली नेचुरल इंसुलिन सिक्रेट होना
शुरू हो जाता है और उनकी शुगर लेवल अपने आप कम होती है, नियंत्रण में आने लग जाती है। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, भस्त्रिका प्राणायाम के कारण लिवर के फंक्शन भी उत्तेजित होते हैं, जिसके कारण लिवर पर जमा हुआ अतिरिक्त फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड अपने आप डिपोजिट होकर शरीर से बाहर निकलने लग जाता है। किडनी के फंक्शन भी बढ़ते हैं, जिससे किडनी के ब्लड फ्लो अपने आप बढ़ जाते हैं, किडनी से एक्सक्रीशन बढ़ जाता है, ताकि क्रिएटिन लेवल, यूरिक एसिड, यूरिया ये सब अपने आप अपनी लिमिट में आ जाती है और नियंत्रण हो जाती है। ये सब भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ है। अब भस्त्रिका प्राणायाम की कुछ सावधानियां, हम जब भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं गति से श्वास अंदर लेते हैं और गति से श्वास बाहर छोड़ते हैं, तब फेफड़ों पर व हृदय पर एक रिवर्स प्रेशर आता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिनका हार्ट कमजोर है, जैसे कि जिनकी एक बार या 2 बार एंजियोप्लास्टी हो गई है या जिन्हें हार्ट में पेस मेकर बिठाए गए हैं, रिवर्स प्रेशर आने के कारण हार्ट पर दुष्परिणाम आ सकते हैं। तो जो ऐसे रोगी हैं उन्हें भस्त्रिका प्राणायाम में श्वास की गति धीरे रखनी चाहिए। जिन्हें हाइपर एसिडिटी या अल्सर है या पाइल्स है या गायनेक इश्यूज है या शरीर के अंदर अत्यधिक उष्णता है, उन्हें इस प्राणायाम को बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। एक लंबी श्वास लेनी चाहिए, फिर 1-2 सेकंड विराम लेकर छोड़नी चाहिए। ताकि उन्हें भस्त्रिका प्राणायाम के दुष्परिणाम ना हो, अर्थात पेट की बीमारी, हाइपर एसिडिटी, पाइल्स, अल्सर तथा हार्ट की बीमारी में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास न्यूनतम होना चाहिए अथवा बहुत ही सावधानी पूर्वक व किसी चिकित्सक के परामर्श के अंतर्गत होना चाहिए। और इनको छोड़कर सभी बीमारियों में भस्त्रिका प्राणायाम रामबाण होता है। अब हम सभी लोग केवल 3 स्ट्रोक भस्त्रिका के करेंगे। आंखें बंद कीजिए, केवल 3 स्ट्रोक शुरू कीजिए। रिलैक्स। इन 3 स्ट्रोक के पश्चात आप अपने मस्तिष्क में महसूस कर सकते हैं, आप इन 3 स्ट्रोक में ही महसूस कर सकते हैं जी। यहां पर भस्त्रिका प्राणायाम पूर्ण होता है। अब इसके पश्चात हीटिंग प्राणायाम का दूसरा प्रकार आता है कपाल भाती। कपाल का मतलब होता है फोरहेड, ये सिर का सबसे अग्र भाग। भाती का मतलब होता है चमक, शाइनिंग ऑफ फोरहेड को कपाल भाती प्राणायाम कहते हैं। कपाल भाती प्राणायाम माइग्रेन के लिए रामबाण प्राणायाम होता है। माइग्रेन पेशेंट को नियमित रूप से कपाल भाती अभ्यास करना अनिवार्य होता है। कपाल भाती प्राणायाम की प्रोसेस इस प्रकार होती है कि कपाल भाती के अंदर केवल श्वास छोड़ते हुए गति का उपयोग करना, पेट को अंदर की तरफ, श्वास को बाहर की तरफ। भस्त्रिका प्राणायाम में गति से श्वास अंदर, गति से श्वास बाहर। कपाल भाती में केवल गति से श्वास बाहर। श्वास अंदर लेते समय किसी प्रकार की कोई गति का उपयोग न करें, केवल श्वास छोड़ते हुए गति का उपयोग करें। पेट अंदर, श्वास बाहर। अब कपाल भाती प्राणायाम के लाभ। कपाल भाती प्राणायाम से साइनस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, राइनोसाइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तथा जिन्हें आंखों की किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ होती है वह प्रॉब्लम सॉल्व होती है। माइग्रेन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और जिन्हें फ्रंटल हेडेक अर्थात आगे का सिर हमेशा दुखता है अथवा ऊपर का सिर हमेशा दुखता है, उन्हें माइग्रेन के प्री स्टेज या पहली स्टेज कहते हैं, उन हेतु कपाल भाती प्राणायाम बहुत लाभदायक होता है। कपाल भाती प्राणायाम से भस्त्रिका प्राणायाम के होने वाले सभी लाभों को प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि डायबिटीज, वजन ज्यादा होना, पेट बड़ा होना तथा लिवर और किडनी की प्रॉब्लम जिसमें क्रिएटिन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये सारी चीजें आती है। इन सभी के लिए कपाल भाती लाभदायक होता है। कपाल भाती की सावधानियां, आप हाई बीपी, आपकी बीपी बहुत ज्यादा है, आपकी बीपी 200 से भी ऊपर चल रही है, तो आपको कपाल भाती प्राणायाम बहुत ही सावधानी पूर्वक बिना श्वास की आवाज के बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कपाल भाती प्राणायाम हर्निया पेशेंट के लिए मना किया जाता है, जिन्हें चाहे अब्लिकल हर्निया हो चाहे इनग्वाइनल हर्निया हो। हर्निया वाले रोगियों को कपाल भाती प्राणायाम के लिए मना किया जाता है। कपाल भाती प्राणायाम हाइपर एसिडिटी, अल्सर, पाइल्स इन रोगियों को भी मना किया जाता है।
बाकी सभी लोग कपालभाति कर सकते हैं। तीसरा प्राणायाम आता है अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार अर्थात बर्निंग फायर, फायर बर्निंग। अग्निसार प्राणायाम एकमात्र ऐसा प्राणायाम होता है जिसमें केवल पेट की गतिविधि होती है, किसी प्रकार का कोई श्वास का मूवमेंट नहीं होता। अर्थात पेट अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, पर श्वास का कोई मूवमेंट नहीं। पेट इसे अग्निसार क्रिया कहते हैं। अग्निसार क्रिया हमारे पाचन तंत्र में अग्नि प्रोड्यूस करती है। बीपी की तकलीफ हुई, चाहे हाइपर एसिडिटी या ऐसी कोई तकलीफ हुई, कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिनमें भस्त्रिका और कपालभाति प्राणायाम की कुछ मर्यादाएं आ जाती है, वहां अग्निसार प्राणायाम काम करता है। अग्निसार डायबिटीज के लिए रामबाण होता है। डायबिटीज पेशेंट अगर नियमित रूप से अग्निसार का अभ्यास करे तो उनकी शुगर 45 दिनों के अंतर्गत कंट्रोल में आ जाती है। अब हम सभी साधक एक बार 3 स्ट्रोक कपालभाति के करेंगे, उसके बाद 10 स्ट्रोक अग्निसार के करेंगे। 3 स्ट्रोक कपालभाति, प्रारंभ, विश्राम, रिलैक्स। यह कपालभाति प्राणायाम था। अब अग्निसार के 10 स्ट्रोक करेंगे। अग्निसार प्राणायाम में ध्यान रखिएगा, श्वास का कोई मूवमेंट नहीं, केवल पेट अंदर बाहर, अंदर बाहर, कमर सीधी। 10 स्ट्रोक शुरू कीजिए। रिलैक्स। अग्निसार प्राणायाम पेट कम करने के लिए भी लाभदायक रहता है, लेकिन अग्निसार प्राणायाम को करने से पूर्व कुछ सावधानियां होती हैं, जैसे कि पेट आपका खाली होना चाहिए, आपका भोजन और प्राणायाम का अंतर बहुत ज्यादा होना चाहिए। अग्निसार प्राणायाम से पेट दुखने की, पेट में दर्द होने की संभावना हो जाती है अगर आप अग्निसार प्राणायाम के लिए सावधानी नहीं रखते हो तो, और सावधानी से किया हुआ अग्निसार बहुत लाभदायक होता है। अब हीटिंग प्राणायाम का चौथा प्रकार आता है सूर्य अनुलोम विलोम। अर्थात राइट नोस्ट्रिल से श्वास अंदर, राइट नोस्ट्रिल से श्वास बाहर, राइट नाक से ही श्वास अंदर लेना और राइट नाक से ही श्वास बाहर छोड़ना। हमारे शरीर में 2 नासिकाएं होती हैं, राइट और लेफ्ट। जो राइट होती है वो सूर्य से संबंधित होती है और जो लेफ्ट होती है वो चंद्र से संबंधित होती है। अर्थात राइट में उष्णता होती है और लेफ्ट में शीतलता होती है। अब हम राइट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग प्राणायाम जो है उसका लाभ देखेंगे। सूर्य अनुलोम विलोम, जितना ज्यादा हम राइट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग प्राणायाम करते हैं उतना ज्यादा हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और जितना ज्यादा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है उतना ही हमारा नियंत्रण ज्ञानेंद्रियों पर, कर्मेंद्रियों पर बढ़ता है, उतना ही हमारा नियंत्रण पूरे शरीर पर बढ़ता है। अब प्राणायाम अभ्यास के दौरान सबसे महत्वपूर्ण, हमें हाथों में नासिका मुद्रा लगाना बहुत जरूरी है। पहली और दूसरी अंगुली फोल्ड और बाकी की 3 अंगुलियां सीधी, इसे नासिका मुद्रा कहते हैं। राइट हाथ में नासिका मुद्रा बनाकर नासिका मुद्रा को चेहरे के सामने लाइए, रिंग फिंगर से लेफ्ट नाक बंद कीजिए। अब राइट नाक से श्वास अंदर, राइट नाक से श्वास बाहर। पहले देखिएगा, अभ्यास ना करें, हम सभी अभ्यास एक साथ करेंगे। पहले देखिएगा, राइट नाक से श्वास अंदर, राइट नाक से ही श्वास बाहर। इसे सूर्य अनुलोम विलोम कहते हैं। श्वास लेने की व श्वास छोड़ने की ध्वनि स्वयं के कानों तक भी नहीं आनी चाहिए। यह अभ्यास गलत है। यह अभ्यास केवल हम हमारे पड़ोसी को बताते हैं कि हम प्राणायाम कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई अभ्यास नहीं होता। यह अभ्यास बिल्कुल किंचित ना करें। प्राणायाम में भस्त्रिका और कपालभाति को छोड़कर ऐसा कोई प्राणायाम नहीं है जिसमें श्वास की आवाज आना अनिवार्य है। तो अब सूर्य अनुलोम विलोम में राइट से श्वास अंदर, राइट से श्वास बाहर, लेकिन श्वास अंदर लेकर बाहर छोड़ना प्राणायाम नहीं कहलाता, वो तो केवल श्वास का व्यायाम अर्थात ब्रीथिंग एक्सरसाइज कहलाती है। वह प्राणायाम तब होता है जब आप राइट नाक से श्वास अंदर लेते हो, फिर दोनों नाक बंद करके श्वास को रोकते हो, न्यूनतम 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड अपनी क्षमता अनुसार, और श्वास को रोकने के बाद वापस राइट नाक से ही श्वास बाहर छोड़ते हो, तब जाकर वो प्राणायाम होता है। और जैसे ही हम श्वास को रोकते हैं हमारे 7 चक्र एकाग्र हो जाते हैं, तब जाकर हमारा मस्तिष्क तक रुकी हुई श्वास का परिणाम आता है। अगर आप श्वास लेकर छोड़ देते हो तो वह एक वैक्यूम क्लीनर की तरह हो गया,
वह न तो लंग्स तक पहुंचता है न मस्तिष्क तक पहुंचता है, केवल नासिका से ही बाहर आ जाता है। तो हम श्वास को अंदर लेंगे और श्वास को रोकेंगे, मिनिमम 3 सेकंड तक श्वास को रोकेंगे। आप डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा, राइट से श्वास अंदर, होल्ड, अब वापस छोड़े, राइट से बाहर। इसे प्राणायाम कहते हैं, अर्थात प्रणधन यम, प्राण वायु पर नियंत्रण प्राणायाम कहलाता है। अब हम सभी लोग केवल 3 राउंड सूर्य अनुलोम विलोम करेंगे। अपने राइट हाथ में नासिका मुद्रा बनाइए, लेफ्ट नाक बंद कीजिए, राइट से श्वास अंदर, धीरे धीरे बिना आवाज किए, और ली गई पूरी श्वास फेफड़ों में भरनी चाहिए, फेफड़े फूलने चाहिए। अब दोनों नाक बंद, श्वास को रोकिए, दोनों नाक बंद, 1 2 3 4 5। अब राइट से ही वापस बाहर छोड़िए, विश्राम, रिलैक्स। जो हमने 5 सेकंड श्वास को रोका, जैसे ही श्वास को रोका पूरा ध्यान आंखों के मध्य बिंदु पर आ जाता है, उसे प्राणायाम कहते हैं। सूर्य अनुलोम विलोम के लाभ ये होते हैं कि ये सभी कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करता है तथा लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करता है। सूर्य अनुलोम विलोम का कोई भी दुष्परिणाम नहीं होता है, इसके शरीर में लाभ ही लाभ होते हैं। इस प्रकार से हमारे हीटिंग प्राणायाम पूर्ण होते हैं। हीटिंग प्राणायाम के अंतर्गत हमने भस्त्रिका, कपालभाति, अग्निसार और सूर्य अनुलोम विलोम, इस प्रकार से 4 प्राणायाम देखे। अब हीटिंग प्राणायाम वह प्राणायाम जो मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं। दूसरा प्रकार प्राणायाम का जो आता है उसे कूलिंग प्राणायाम कहते हैं, अर्थात शीतल प्राणायाम। कूलिंग प्राणायाम वो प्राणायाम होते हैं जो हमारे मस्तिष्क के बढ़े हुए फंक्शनों को शांत करते हैं। मस्तिष्क के अंदर जो उष्णता आई हुई है उन्हें शीतलता में बदलते हैं और मस्तिष्क को पूरी तरह से शांत करते हैं। अब कूलिंग प्राणायाम के अंतर्गत पहला भाग आता है चंद्र अनुलोम विलोम। चंद्र अनुलोम विलोम, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग, लेफ्ट से श्वास अंदर और लेफ्ट से ही श्वास बाहर। नासिका मुद्रा के साथ राइट नाक को बंद करने के पश्चात लेफ्ट से, कृपया डेमोन्स्ट्रेशन देखें, मेरे साथ अभ्यास ना करें, इससे विनती आप सभी से। हम बाद में 1 राउंड अभ्यास करेंगे। लेफ्ट नाक से श्वास अंदर बिना आवाज के, स्वयं के कानों तक भी स्वयं की सांस की आवाज नहीं पहुंचनी चाहिए। श्वास अंदर, अब लेफ्ट नाक बंद, दोनों नाक बंद, अगर आपको श्वास लेने में 5 सेकंड लगते हैं तो श्वास को छोड़ने में भी 5 सेकंड ही लगाएं। गति से श्वास ना छोड़े, इस प्रकार से गति से श्वास ना छोड़े, धीमी धीमी गति से बिना आवाज के श्वास अंदर लेनी है। श्वास को अपनी क्षमता अनुसार रोकना है, हमें कोई घड़ी में नहीं देखना है कि हमने 5 सेकंड या 25 सेकंड रोका। अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोकना है और धीमी गति से श्वास बाहर छोड़ना है। और जब हम दोनों नासिकाओं को बंद करके श्वास को रोक कर रखें तब पूरा ध्यान आंखों के मध्य बिंदु पर होना चाहिए ताकि हमारी एकाग्रता बढ़ सके। अब चंद्र अनुलोम विलोम के लाभ, लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग कंट्रोल योर राइट ब्रेथ। लेफ्ट नासिका राइट मस्तिष्क को नियंत्रित करती है और राइट मस्तिष्क हमारे इमोशन, भावनाओं को व थॉट्स, विचारों पर नियंत्रण करता है। जैसे जैसे भावनाएं और विचार नियंत्रण में आते हैं वैसे वैसे आपके शरीर से तनाव बाहर जाता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग, चंद्र अनुलोम विलोम को एंटी स्ट्रेस प्राणायाम भी कहते हैं व एंटी हाइपरटेंशन प्राणायाम भी कहते हैं। जिनकी बीपी बहुत ज्यादा होती है उन्हें नियमित रूप से चंद्र अनुलोम विलोम के 100 आवर्तन प्रतिदिन करने चाहिए। जिन्हें बहुत ज्यादा तान तनाव रहता है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, तान तनाव आ जाता है, उन्हें चंद्र अनुलोम विलोम प्राणायाम नियमित रूप से करना चाहिए। इस प्राणायाम से उनका तान तनाव अपने आप कम आ जाता है तथा अपने व्यवहार में शीतलता आती है। जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर जो लोग होते हैं, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ज्यादा लाभदायक है। अब इसके आगे दूसरा कूलिंग प्राणायाम का दूसरा प्रकार होता है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के अंतर्गत जीभ को बाहर निकालकर ट्यूब बनाना,
ट्यूब बनाकर मुंह से श्वास अंदर व नाक से श्वास बाहर। मुंह से श्वास अंदर लेना, इस प्रकार अंदर लेना कि ली गई श्वास हमारे आमाशय पेट तक पहुंच सके। पेट तक पहुंच सके। फिर होठों को बंद करके उसी श्वास को ऊपरी पाचन तंत्र में अर्थात ओसोफेगस में रोक कर रखना, मिनिमम 10 सेकंड तक रोक कर रखना। उसके बाद नासिका द्वार से श्वास बाहर छोड़ना। यह होता है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम पेट की बीमारियां, हाइपर एसिडिटी, इंडाइजेशन, अल्सर, गैसेस, शरीर की उष्णता, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, इनके लिए रामबाण होता है। हाइपर एसिडिटी के लिए तो शीतली प्राणायाम रामबाण। ये पाइल्स के लिए भी बहुत लाभदायक होता है और जिनको पीरियडिक इश्यूज है, गायनेक प्रॉब्लम है, उनके लिए भी ये बहुत लाभदायक होता है। पूरे शरीर में उष्णता होती है, उनके लिए भी बहुत लाभदायक होता है। शीतली प्राणायाम की सावधानी केवल इतनी रखनी कि जिन्हें सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा, इस प्रकार का कोई श्वसन तंत्र संबंधित कोई तकलीफ है तो उन्हें शीतली प्राणायाम नहीं करना चाहिए या सावधानी पूर्वक करना चाहिए। शीतली प्राणायाम हर्निया में भी रामबाण उपाय होता है। अब हम सभी लोग चंद्र अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे, उसके पश्चात शीतली प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे। एक राउंड नासिका मुद्रा, राइट नाक बंद कीजिए। अब बिना आवाज किए लेफ्ट नाक से श्वास अंदर, लेफ्ट नाक भी बंद, दोनों नाक बंद। 5 सेकंड तक श्वास रोकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे लेफ्ट नाक से श्वास बाहर, विश्राम। जब हमने श्वास को रोक कर रखा तब हमारा पूरा ध्यान अपने आप आंखों के मध्य बिंदु पर आ जाता है। हमें पूरा ध्यान अपने आंखों के मध्य बिंदु पर ही लाना है और एकाग्रता वहीं पर ही लाकर केंद्रित करनी, तब हमें इसके लाभ मिलते हैं। और जब श्वास रोकते हैं तब ही वह ली गई श्वास फेफड़ों तक पहुंचती है, हृदय तक पहुंचती है, मस्तिष्क तक पहुंचती है और अपना कार्य करती है। अगर आप केवल इस प्रकार अभ्यास करोगे तो वह केवल और केवल एक वैक्यूम क्लीनर अर्थात ब्रीथिंग एक्सरसाइज का काम करेगा, जिसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। अब कूलिंग प्राणायाम का तीसरा प्रकार होता है सदंता। सदंता प्राणायाम। सदंता प्राणायाम में दांतों को क्लिंच करना। क्लिंच करने के बाद मुंह से श्वास अंदर, श्वास को पेट तक लेना, फिर मुंह को बंद, 5 सेकंड तक श्वास रोकना, फिर नाक से श्वास बाहर। शीतली प्राणायाम और सदंता प्राणायाम, ये दोनों प्राणायाम के लाभ सेम होते हैं। इन दोनों प्राणायाम में केवल एक ही फर्क होता है कि शीतली प्राणायाम में हमारे को जीवान बाहर निकालकर श्वास लेनी पड़ती है, तो इसमें क्या होता है कि वातावरण के धूल के कण भी मुंह में प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि जीभ में कोई फिल्टर नहीं होता। सदंता प्राणायाम में हम दांतों को क्लिंच करके मुंह से श्वास लेते हैं, तो दांतों के कारण वातावरण के धूल के कण शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप कूलिंग प्राणायाम में अभ्यास करना चाहो तो सदंता प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। शीतली प्राणायाम में वातावरण के धूल के कण पाचन तंत्र में चले जाते हैं, तो ये छोटी सी सावधानी रखने हेतु प्राणायाम करना चाहिए। सदंता व शीतली प्राणायाम से मुंह में सूखापन आ जाता है, तो इससे आपको पानी पीने की इच्छाएं जागती है, आपको जल अधिक से अधिक ग्रहण करें ऐसी इच्छाएं जागृत होती है। अब हम सभी लोग इसका अभ्यास करेंगे। पहले शीतली प्राणायाम करेंगे। एक बार देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, जीभ को ट्यूब बनाकर मुंह से श्वास लेनी है, उसके बाद 5 सेकंड तक श्वास को रोकना है। अभ्यास शुरू कीजिए। मुंह बंद, श्वास रोकिए। 1 2 3 4 5। श्वास नाक से बाहर छोड़िए। जब हम श्वास को अंदर रोक कर रखते हैं और मैं 5 सेकंड काउंट करता हूं, तब 5 सेकंड कितने बड़े लगते हैं हमें कि कब खत्म होंगे, कब खत्म होंगे, कब खत्म होंगे। लेकिन जब श्वास बाहर छोड़ते हैं 5 सेकंड पश्चात, तब हमें इतना हल्कापन महसूस होता है कि हम सब भूल जाते हैं, दुनिया भर का तान तनाव हम भूल जाते हैं।
आप अनुमान कीजिए, अगर आप नियमित अभ्यास से 25 सेकंड से लेकर 60 सेकंड तक अगर श्वास रोकने के सक्षम हो जाओ, तो आप अपने अंतर्मन की स्थिति में अनुमान कर सकते हो कि कितना आपको लाभ महसूस हो। अगला सदनता प्राणायाम करेंगे। अब हम 5 सेकंड तक श्वास रोकेंगे। शुरू कीजिए, दांतों को क्लींच कीजिए, मुंह से श्वास अंदर, मुंह बंद, 1 2 3 4, नाक से श्वास बाहर, विश्राम। इस प्रकार कूलिंग प्राणायाम पूर्ण होते हैं। कूलिंग प्राणायाम का पहला प्रकार था चंद्र अनुलोम विलोम, जो एंटी स्ट्रेस और एंटी हाइपरटेंशन प्राणायाम कहलाता है। दूसरा प्राणायाम था शीतली और तीसरा था सदनता। शीतली और सदनता प्राणायाम पेट की बीमारियों के लिए, पाइल्स, हर्निया के लिए बहुत लाभदायक होते हैं और श्वसन तंत्र की बीमारियों के लिए सावधानी पूर्वक करना चाहिए, जिसमें अस्थमा, सर्दी, खांसी, जुकाम, साइनोसाइटिस आता है, तो उनके लिए सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यहाँ कूलिंग प्राणायाम पूर्ण होते हैं। तीसरा आता है बैलेंसिंग प्राणायाम। बैलेंसिंग प्राणायाम के अंतर्गत पहला प्राणायाम आता है सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन अर्थात राइट नाक से श्वास अंदर, दोनों नाक को बंद करके श्वास को रोकना और लेफ्ट नाक से श्वास बाहर। राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। राइट से अंदर, लेफ्ट से बाहर, इसे सूर्य भेदन प्राणायाम कहते हैं। बैलेंसिंग प्राणायाम हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, दोनों ब्रेन के बीच में एक सामंजस्य अर्थात संतुलन लेकर आते हैं। हीटिंग प्राणायाम ब्रेन के फंक्शन को बढ़ाते हैं और कूलिंग प्राणायाम ब्रेन के फंक्शन को कम करते हैं। अगर आपके ब्रेन के फंक्शन ऑलरेडी नीचे है अर्थात बहुत ही कम है, तो आपको हीटिंग प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन आपके ब्रेन के फंक्शन हाइपर एक्टिव है, तो आपको नियमित रूप से कूलिंग प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन अब जो बैलेंसिंग प्राणायाम होते हैं वह राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों के फंक्शन को संतुलित करते हैं। बैलेंसिंग प्राणायाम प्रत्येक जन मन गण को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। बैलेंसिंग प्राणायाम के कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते। यह प्राणायाम सभी बीमारियों के लिए लाभदायक होता है। अब बैलेंसिंग प्राणायाम में पहला प्रकार होता है सूर्य भेदन प्राणायाम। राइट नाक से श्वास अंदर, लेफ्ट नाक से श्वास बाहर। अब बहुत ध्यान से डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा नासिका मुद्रा के साथ। राइट से श्वास अंदर, राइट बंद, लेफ्ट बंद, लेफ्ट से बाहर। जितनी ज्यादा देर तक आप श्वास रोकते हो उतने ज्यादा इसके लाभ मिलते हैं। अब हम सूर्य भेदन प्राणायाम करेंगे। सभी लोग राइट हाथ में नासिका मुद्रा बनाइए। यस, लेफ्ट नाक बंद कीजिए। राइट से श्वास अंदर, राइट बंद, दोनों नाक बंद। 1, श्वास को रोकिए, पूरा ध्यान आंखों के मध्य बिंदु पर। 2 3 4 5। अब लेफ्ट से श्वास छोड़िए, रिलैक्स। सूर्य भेदन प्राणायाम राइट से श्वास अंदर लेकर लेफ्ट से बाहर छोड़ने से सूर्य नाड़ी व चंद्र नाड़ी दोनों एक्टिवेट होती है। राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों एक्टिवेट होते हैं। जैसे जैसे राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, हमारा पूरा शरीर का लेफ्ट साइड एक्टिवेट होता है, जिसमें लेफ्ट हाथ, लेफ्ट पांव, लेफ्ट साइड पाए जाने वाले सभी अंग होते हैं। जैसे जैसे लेफ्ट नाक, लेफ्ट नासिका एक्टिवेट होती है, हमारा राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। और जैसे जैसे राइट एक्टिवेट होता है, लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है। तो दोनों साइड के शरीर के भागों में संतुलन आता है और दोनों साइड के शरीर के भाग धीरे धीरे अपने कार्य करने की क्षमताओं में उन्नति करते हैं। अब हम चंद्र भेदन प्राणायाम करेंगे। लेफ्ट नाक से श्वास अंदर, राइट नाक से श्वास बाहर। लेफ्ट से अंदर, राइट से बाहर। सर्वप्रथम डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा। राइट हाथ में नासिका मुद्रा बनाना है, फिर राइट नाक बंद करना है। लेफ्ट से श्वास अंदर, लेफ्ट बंद, दोनों नाक बंद।
राइट से बाहर। अब हम सभी अभ्यास करेंगे। नासिका मुद्रा बनाइए, राइट नाक को बंद कीजिए, लेफ्ट नाक से श्वास अंदर, दोनों नाक बंद, 1 2 3 4 5, बाहर। धीरे धीरे श्वास छोड़े, रिलैक्स, विश्राम। जो चंद्र भेदन प्राणायाम होता है, लेफ्ट से अंदर राइट से बाहर, इस प्राणायाम से हमारे शरीर में 12 प्रकार की क्रेनियल नर्व पाई जाती है। 4 + 4 + 4। जो प्रारंभ की 4 क्रेनियल नर्व होती है वो हमारे मस्तिष्क के सबसे अगले भाग से उत्पन्न होती है और ऊपरी भाग को नियंत्रण करती है। जो बीच की 4 होती है वो मस्तिष्क के मध्य भाग से उत्पन्न होती है और गर्दन तथा छाती, इन बीच वाले भागों को नियंत्रण करती है। और जो आखिरी 4 क्रेनियल नर्व होती है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, जो पीछे के मस्तिष्क से उत्पन्न होती है, पूरे शरीर के नीचे वाले भाग को नियंत्रित करती है। जितना ज्यादा आप चंद्र भेदन प्राणायाम करते हो उतना ज्यादा अग्र मस्तिष्क, फोरहेड, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और सबसे पीछे वाला मस्तिष्क, हाइंड ब्रेन, फोर, मिड एंड हाइंड ब्रेन, मस्तिष्क के तीनों भाग एक्टिव होते हैं और शरीर में 12 ही क्रेनियल नर्व एक्टिव होती है। जैसे जैसे क्रेनियल नर्व एक्टिवेट होती है, हमारी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां होती है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, वे हमारी जितनी भी कर्मेंद्रियां होती है, हाथ, पांव, गुदा, मूत्र विसर्जन, व आंखें, व जीवा, ये ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां अपने आप एक्टिव होना शुरू हो जाती है। अपने आप आपको काम करने की क्षमताओं में, कार्य करने की क्षमताओं में वृद्धि महसूस होती है। तो ये चंद्र भेदन प्राणायाम होता है। अब बैलेंसिंग प्राणायाम में तीसरा प्राणायाम आता है नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर 72,000 अर्थात 72,000 लगभग नाड़ियां पाई जाती है, जिसमें मुख्य नाड़ी होती है ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, और कहते हैं ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के बीच में जब संतुलन आता है तब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है। तो ये ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी के बीच में संतुलन कब आता है, सुषुम्ना नाड़ी कब एक्टिवेट होती है, उसके लिए नाड़ी शुद्धि प्राणायाम, जिसका दूसरा नाम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी होता है। इसे अंग्रेजी में अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग कहते हैं। अब इस प्राणायाम की प्रक्रिया देखिएगा। लेफ्ट से श्वास अंदर, राइट से श्वास बाहर, राइट से श्वास अंदर, लेफ्ट से श्वास बाहर, श्वास अंदर और श्वास बाहर। श्वास अंदर लेने को पूरक कहते हैं, श्वास बाहर छोड़ने को रेचक कहते हैं, और श्वास रोकने को कुंभक कहते हैं। प्राणायाम में जितना ज्यादा कुंभक होता है उतना ज्यादा प्राणायाम सिद्ध होता है। अब इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा। लेफ्ट से श्वास अंदर, दोनों नाक बंद, राइट से श्वास बाहर। अब राइट से श्वास अंदर, दोनों नाक बंद, लेफ्ट से श्वास बाहर। इस प्रकार एक आवर्तन पूरा होता है, एक राउंड पूरा होता है। लेफ्ट से ही श्वास लेना और लेफ्ट से ही श्वास छोड़ना, अर्थात लेफ्ट से लेकर राइट से छोड़ना, राइट से लेकर लेफ्ट से छोड़ना। यह प्राणायाम लेफ्ट से प्रारंभ होता है और लेफ्ट पर ही पूर्ण होता है। इसलिए इसे अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग कहते हैं। अब हम सभी लोग इस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक बार नासिका मुद्रा बनाइए, लेफ्ट से श्वास अंदर, दोनों नाक बंद, 1 2 3 4 5, राइट से श्वास बाहर, धीरे 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 धीरे, राइट से श्वास अंदर, फिर से दोनों नाक बंद, श्वास को रोके आंखों के बीच में ध्यान केंद्रित करें। 1 2 3 4 5, लेफ्ट से श्वास बाहर, विश्राम। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम अथवा नाड़ी शोधन प्राणायाम सभी बीमारियों के लिए रामबाण उपाय।
हाइपरटेंशन के लिए भी, डायबिटीज के लिए भी, अस्थमा के लिए भी, माइग्रेन के लिए भी, वजन कम करने के लिए भी, व तान तनाव से मुक्ति पाने के लिए भी, जो आदमी स्वस्थ है, जीवन भर स्वस्थ रहना चाहे उसके लिए भी। इस प्राणायाम में जितनी ज्यादा आप श्वास रोकते हो उतना ज्यादा आग्नेय चक्र एक्टिवेट होता है, सेंटर ऑफ कंसंट्रेशन, एकाग्रता का मूल मंत्र एक्टिवेट होता है, और उतनी ज्यादा आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है। जितना ज्यादा आप श्वास रोकते हो उतनी ज्यादा स्मरण शक्ति आपकी बढ़ती है। इस प्रकार से नाड़ी शुद्धि प्राणायाम पूरा होता है। अब इन सभी प्राणायाम में एक छोटी सी चीज, जब आप श्वास अंदर लेकर श्वास को रोकते हो उसे कुंभक कहते हैं। कुंभक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतः कुंभक, एक होता है बाह्य कुंभक। अंतः कुंभक का मतलब दोनों नासिकाओं को बंद करके श्वास को अंदर रोकना। बाह्य कुंभक का मतलब होता है श्वास को नासिका द्वार से बाहर छोड़कर श्वास बंद करके रोकना, अर्थात श्वास अंदर लेकर रोकना अंतः कुंभक, श्वास बाहर छोड़कर रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है। हम जब प्राणायाम का अभ्यास शुरुआत में प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम हमें अंतः कुंभक लगाना चाहिए। जब अंतः कुंभक अर्थात इंटरनल रिटेंशन पर हमें कमांड आ जाती है, हमें परिपूर्णता आ जाती है, तो फिर धीरे धीरे बाह्य कुंभक लगाना चाहिए। अब मैं आपको नाड़ी शुद्धि प्राणायाम अंतः कुंभक व बाह्य कुंभक दोनों के साथ डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। कुंभक ही प्राणायाम कहलाता है, श्वास लेना व छोड़ना नहीं, कुंभक लेना कुंभक करना प्राणायाम कहलाता है। बहुत ध्यान से डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा। लेफ्ट से श्वास अंदर, अंतः कुंभक, राइट से श्वास बाहर। अब मैंने श्वास बाहर छोड़ दी है, वापस दोनों नाक बंद, बाह्य कुंभक, वापस राइट से श्वास अंदर, अंतः कुंभक, लेफ्ट से श्वास बाहर। पूरी श्वास बाहर छोड़ने के बाद दोनों नाक बंद, पूरी श्वास बाहर छोड़ने के बाद दोनों नाक बंद। इस प्रकार अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक दोनों की क्रिया प्राणायाम को परिपूर्ण करती है। अब हम अंतः नाड़ी शुद्धि प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। नासिका मुद्रा बनाइए बहुत ध्यान से और अपनी प्रामाणिकता, अपनी सत्यता रखिएगा कृपया। यस, राइट नाक बंद कीजिए, लेफ्ट नाक से श्वास अंदर, लेफ्ट बंद, दोनों नाक बंद, अंतः कुंभक, 1 2 3 4 5, राइट नाक से श्वास बाहर। पूरी श्वास बाहर छोड़ने के बाद दोनों नाक बंद। अब बाह्य कुंभक, 1 2 3 4 5। अब वापस राइट नाक से श्वास अंदर, राइट से श्वास अंदर, दोनों नाक बंद, 1 अंतः कुंभक, 2 3 4 5, लेफ्ट नाक से श्वास बाहर। अब बाह्य कुंभक, वापस दोनों नाक बंद, श्वास बाहर, दोनों नाक बंद, 1 2 3 4 5, रिलैक्स, विश्राम। अंतः कुंभक की तुलना में बाह्य कुंभक थोड़ा कठिन होता है, परंतु नियमित रूप से अभ्यास करने से बाह्य कुंभक कर कमांड आ जाती है। अब बैलेंसिंग प्राणायाम का चौथा प्राणायाम आता है उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम थायराइड ग्लैंड व थायराइड प्रॉब्लम के लिए लाभदायक होता है। थायराइड ग्लैंड हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से जुड़ी हुई होती है। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। जितना ज्यादा थायराइड एक्टिवेट होगा उतना मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि एक्टिवेट होगी। तो थायराइड को एक्टिवेट करने के लिए उज्जयी प्राणायाम रामबाण होता है। उज्जयी प्राणायाम का डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा। उज्जयी प्राणायाम करने के लिए श्वास अंदर लेते हुए गले को, थायराइड रीजन को टाइट करते हुए, अपने चिन को छाती तक ले जाते हुए कंठ में स्वर उत्पन्न करना।
चिन को छाती पर लगाकर गले को पूरी तरह से टाइट रख के जालंधर बंद, जिसे हम गले को टाइट करना जालंधर बंद कहलाता है, जालंधर बंद के साथ चिन को छाती पर लगाकर मिनिमम 5 से 10 सेकंड तक रोक कर रखना है, पूरी कमर सीधी, और उसके पश्चात लेफ्ट नाक से श्वास छोड़ना है। फिर से डेमोन्स्ट्रेशन देखिएगा। जितना ज्यादा हम गले को टाइट करते हैं, थ्रोट लॉक, उतना ज्यादा थायराइड एक्टिवेट होता है। जितना ज्यादा थायराइड एक्टिवेट होता है उतना पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, वह एक्टिव होती है और पूरा शरीर का नियंत्रण उस मास्टर ग्लैंड के पास होता है, तो पूरा शरीर नियंत्रित होता है। थायराइड ग्लैंड को अधिक से अधिक क्रियाशील बनाने के लिए आपको उज्जयी प्राणायाम बहुत ज्यादा देर तक रोकने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें चिन को छाती पर लगाकर गले को टाइट और श्वास को रोककर। इस क्रिया के दौरान जिन्हें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस की तकलीफ है, उन्हें गर्दन दर्द बढ़ने की संभावना हो सकती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस वाले पेशेंट को गर्दन दर्द ना बढ़े, उसके लिए थायराइड अभ्यास करने के साथ साथ जब आप लेफ्ट नाक से श्वास छोड़ते हो तो गर्दन पूरी ऊपर ले जाए और ऊपर भी 5 सेकंड तक रोक कर, ताकि उन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना हो। अब हम सभी इसका अभ्यास करेंगे। यस, श्वास अंदर लेते हुए गले में टाइट करते हुए कंठ से स्वर शुरू, अब अपने चिन को छाती के स्पर्श करके रखिए। 1 2, गर्दन पूरी नीचे, गला पूरा टाइट, 3 4 5, राइट नाक बंद, लेफ्ट नाक से श्वास छोड़िए, लेफ्ट नाक से श्वास छोड़िए और गर्दन पूरी ऊपर। विश्राम। गर्दन को ऊपर ले जाने से हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम ना होती है। अब उज्जयी प्राणायाम के कोई दुष्परिणाम नहीं होते, केवल गर्दन दर्द वाले रोगियों को सावधानी पूर्वक करना चाहिए। उज्जयी प्राणायाम थायराइड के लिए रामबाण होता है। थायराइड के लिए सबसे ज्यादा लाभ देने वाला प्राणायाम उज्जयी प्राणायाम। बैलेंसिंग प्राणायाम का 5वां प्राणायाम आता है भ्रामरी प्राणायाम, हनी बी प्राणायाम, हनी बी ब्रीथिंग, इसे हनी बी ब्रीथिंग कहते हैं। अब भ्रामरी प्राणायाम के अंतर्गत अपने अंगूठे से दोनों कानों को बंद करना है। कानों को बंद करने के पश्चात आंखें बंद, एक लंबी श्वास अंदर लेनी है और श्वास छोड़ते हुए मधुमक्खी की तरह ध्वनि उत्पन्न करनी है। जो ध्वनि हम उत्पन्न करते हैं वो ध्वनि का जो स्वर है, वॉल्यूम, वो बहुत कम होना चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी लंबी होनी चाहिए। अर्थात वो ध्वनि कम से कम 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड तक होनी चाहिए, लेकिन उसका वॉल्यूम बहुत कम होना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है। इस प्रकार से अगर हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो कानों को बंद होने के कारण मस्तिष्क में रिवर्स प्रेशर आता है और अल्फा वेव्स बीटा वेव्स में रिवर्स प्रेशर आने के कारण तनाव बढ़ता है। तो हमें भ्रामरी प्राणायाम में जो स्वर उत्पन्न करते हैं उसका वॉल्यूम बहुत कम रखना है, परंतु फ्रीक्वेंसी बहुत लंबी रखनी, एक श्वास कम से कम 15 सेकंड तक। अब हम सभी लोग अभ्यास करेंगे। अपने कानों को बंद कीजिए और अभ्यास शुरू कीजिए। आंखें भी बंद, स्टार्ट। विश्राम, विश्राम। इस प्रकार से हीटिंग प्राणायाम, कूलिंग प्राणायाम व बैलेंसिंग प्राणायाम के तीनों प्रकार पूर्ण होते हैं। हीटिंग प्राणायाम के अंतर्गत भस्त्रिका, कपालभाति, अग्निसार, सूर्य अनुलोम विलोम आते हैं। कूलिंग प्राणायाम के अंतर्गत चंद्र अनुलोम विलोम, शीतली, सदंता, ये 3 प्राणायाम आते हैं। और बैलेंसिंग प्राणायाम के अंतर्गत सूर्य भेदन प्राणायाम, चंद्र भेदन प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम,
उज्जयी प्राणायाम व भ्रामरी प्राणायाम, ये 5 प्राणायाम आते हैं। कोई भी जन मन गण, कोई भी सज्जन, कोई भी महिला, किसी भी उम्र का, किसी भी बीमारी का बैलेंसिंग प्राणायाम अभ्यास कर सकता है। लेकिन हीटिंग प्राणायाम और कूलिंग प्राणायाम करते समय कुछ वैज्ञानिक सावधानियां रखना जरूरी होता है। जैसे हीटिंग प्राणायाम हाई बीपी, हृदय प्रॉब्लम, पाचन तंत्र की एसिडिटी, पाइल्स, इनमें नहीं करनी चाहिए। उसी प्रकार कूलिंग प्राणायाम श्वसन तंत्र की बीमारी, जो कि अस्थमा हुई, साइनोसाइटिस हुई, इनमें नहीं करना चाहिए। परंतु बैलेंसिंग प्राणायाम सभी बीमारियों के अंदर मान्य होते हैं, वे सभी बीमारियों में लाभदायक होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे प्राणायाम का सेशन पूरा होता है। लेकिन प्राणायाम का जो पद होता है, प्राणायाम करना तब लाभान्वित होता है जब प्राणायाम तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया हमने की हो। प्राणायाम में सबसे पहले यम, नियम, आसन, फिर चौथा पहला यम आता है, दूसरा नियम आता है, तीसरा आसन आता है, चौथा प्राणायाम आता है। आप डायरेक्ट बैठकर अगर प्राणायाम करें तो आपको नहीं जमेगा। आपको प्राणायाम करने के लिए पहले यम, नियम अर्थात रूल्स एंड रेगुलेशन, तीसरा आसन, कम से कम आधा घंटा से पौन घंटा 45 मिनट तक आसन अभ्यास करने चाहिए। उसके बाद प्राणायाम किया, तभी आपको प्राणायाम के लाभ मिलेंगे। Where asana conclude, there pranayama begin.